हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सो हमने इस क्लास में अभी तक कवर कर लिया एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। इतना सारा कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लें तुरंत। एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आप मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड करोगे, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू आप उसकी निकालोगे और तब रिकॉर्ड करोगे। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का मतलब है कि अकाउंटिंग आपको एक पर्टिकुलर पीरियड में करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा, 6 महीना, साल भर, आपके हिसाब से। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब है जो इनकम और एक्सपेंस ड्यू हो गए उसको रिकॉर्ड कर लो। कैश पेमेंट और रिसिट से कोई मतलब नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करेंट अकाउंटिंग पीरियड के ही इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, न उसके आगे के न उसके पीछे के। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है इनकम जो आपने कमाया है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसी की रिकॉर्डिंग होगी। मतलब आपके इनकम करने में जो भी करने में जो भी आपके खर्चे लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग होगी, और जितने यूनिट्स पर आपने इनकम किया है उतने यूनिट्स पर ही आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे मैच करके। इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि जनरली हम लोग अकाउंट्स में मान के चलते हैं, अकाउंटिंग इस तरीके से करते हैं, ये मान के करते हैं कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर में भी चलती रहेगी, बिजनेस बंद नहीं होगी। तो उससे क्या होता है, उसके असेट्स का वैल्यूएशन उसी अकॉर्डिंग, उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग होता है कि बिजनेस अगर चलती रहेगी तो जो बिजनेस में एसेट का वैल्यू है जितने में हमने खरीदा था उतने में ही रिकॉर्डेड रहेगा। अगर बिजनेस बंद होने वाली है तो उसके एसेट को हम लोग रीवैल्यू करेंगे और मार्केट में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाएगा। और अगर गोइंग कंसर्न बिजनेस अगर नहीं है, बंद होने वाली है, तो उसको अकाउंट्स में डिस्क्लोज भी करना पड़ता है। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एसेट जब हम लोग खरीदेंगे तो जितने में हमने खरीदा है उसको उतने में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। भले ही मार्केट वैल्यू उसका चेंज हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक हम उसको बेचेंगे नहीं तब तक उसका वैल्यूएशन उतने का ही उतना रहेगा जितने में हमने उसे खरीदा है। उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे रियलाइजेशन कंसेप्ट, उसके बाद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फिर कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी और मटेरियलिटी। फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए जल्दी जल्दी रियलाइजेशन कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन का मतलब बताओ। मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। रियलाइज होना, एक तो ये रियलाइज होता है। लेकिन अकाउंट्स में रियलाइज होने का मतलब होता है मिल जाना। और जनरली रियलाइज वर्ड जो है वो इनकम के साथ रिलेट किया जाता है। अगर कोई इनकम आपको मिल गई है या जस्ट मिलने ही वाली है तो हम मान के चलेंगे कि वो इनकम रियलाइज हो गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से अकाउंट्स में रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लिया जाता है। पढ़ लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट से बहुत ही मिलता जुलता है। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेज इट। किसी भी एसेट के वैल्यू में चेंज को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उस एसेट का वैल्यू जो हम चेंज करना चाह रहे हैं वो रियलाइज हो, मतलब मिल जाए। When an asset is recorded at its historical cost of 5 lakh and even if its current cost is 15 lakh, such change is not counted unless there is certainty that such change will materialize. मान लीजिए हमने कोई एसेट खरीदा है 5 लाख रुपीज़ में और उसका करेंट कॉस्ट है मार्केट में 15 लाख रुपीज़, तो हम लोग उसको 15 लाख रुपीज़ तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि ये पक्का ना हो जाए कि ये 15 लाख रुपए हमको मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगा? मतलब हम अगर एसेट को बेचेंगे तभी तो हमको मिलेगा। 5 लाख रुपए में हमने एसेट खरीदा है, अगर हम इसको बेचेंगे तब तो उसका वैल्यू हम 15 लाख रुपए लिखेंगे। अगर नहीं बेचेंगे तो 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अकाउंट और समझदारी से काम करते हैं। हाउएवर अकाउंटेंट्स फॉलो अ मोर कंजर्वेटिव पाथ। दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस बट डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि ठीक है, अगर इनकम
पक्का है कि मिलेगा तब तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्सपेंस के केस में अकाउंटेंट्स थोड़ा दूसरा तरीका से ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सपेंस के केस में वो बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर ऐसा है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी बताओ प्रोबेबिलिटी की। हिंदी में तो कोई याद नहीं आ रहा। मतलब अगर ज़रा सा भी चांस है कि कोई खर्चा होगा तो उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर इनकम की बात की जाए, ज़रा सा भी चांस है कि इनकम होगा या 100% भी चांस है कि इनकम होगा, तो उसको तो रिकॉर्ड मत करो जब तक कि वो इनकम हो ना जाए। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही है कि अगर इनकम है तो जब तक वो इनकम रियलाइज ना हो तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अगर एक्सपेंस है तो ज़रा सा भी अगर डाउट है कि वो एक्सपेंस होने वाला है तो उसको तुरंत रिकॉर्ड करते हैं। इसको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस, जितने भी होने वाले प्रोबेबल लॉस हैं उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन। अगर कुछ फायदा होने वाला है उसको रिकॉर्ड नहीं करें। होने वाला क्या होता है? अकाउंट्स में होने वाला कुछ नहीं होता है। अकाउंट्स में इनकम हो जाए तब रिकॉर्ड करो। हाँ, होने वाला अगर खर्चा है, लॉस है, तो उसको पहले से ही बुक कर लेते। हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने पहले से ही बुक कर लिया था। नहीं हुआ तो अच्छा है, उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। खर्चा जो बुक किया था हमने उसको रिवर्स कर लेंगे। खर्चा एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं करते। खर्चा होने वाला होता है, इसके लिए हम लोग प्रोविजन बना लेते हैं। मतलब प्रॉफिट को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं कि हाँ भाई, हो सकता है इतना खर्च होने वाला हो। तो अगर नहीं हुआ खर्च तो खुश हो गए, वो प्रॉफिट को वापस से हम लोग प्रोविजन को रिवर्स करके प्रॉफिट में मिला देते हैं। और अगर खर्च हो रहा है एक्चुअल में तो हमने प्रोविजन बना ही रखा है। तो ये अकाउंट्स में नियम चलता है। इसके बाद बोला दैट इज टू से इफ अकाउंटेंट्स एंटिसिपेट डिक्रीज इन वैल्यू दे काउंट इट, बट इफ देर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू दे इग्नोर इट अंटिल इट इज रियलाइज। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई खर्चा होने वाला है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन अगर कोई इनकम होने वाला है तो उसको हम लोग जब तक रियलाइज नहीं होगा काउंट नहीं करेंगे। इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो इकोनॉमिक्स के जो जानकार लोग हैं, अर्थशास्त्री जिनको बोलते हैं हिंदी में, आर हाईली क्रिटिकल अबाउट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बहुत बुराई करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू देम दिस कॉन्सेप्ट क्रिएट्स वैल्यू डिस्टॉर्शन एंड मेक्स अकाउंटिंग मीनिंगलेस। उनके हिसाब से इसके वजह से क्या होता है कि वैल्यू का डिस्टॉर्शन होता है, माने वैल्यू गिरता है एसेट्स का, और अकाउंटिंग मीनिंगलेस बन जाता है, माने अकाउंटिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाता इकोनॉमिस्ट के हिसाब से। इसीलिए तो इकोनॉमिस्ट और अकाउंटेंट में पड़ती नहीं है ना। इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, सोचने दो, उनके हिसाब से हम लोग कंजर्वेटिव है तो है भैया, हम लोग कंजर्वेटिव है बोल के देश चल रहा है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही लोग डिसीजन लेते हैं। कोई भी खर्चा है अगर हमको लग रहा है कि होने वाला है तो हम लोग उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। और इनकम जब तक रियलाइज नहीं होगा, पॉकेट में कैश नहीं आएगा, तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारे घर में भी देख लो ना, आपके पापा को देख लो, अपने पापा से कभी ये बात पूछना कि जब उनको सैलरी मिलती है ना, तो उनको अगर लग रहा होता है कि कोई खर्चा होने वाला है, हो सकता है, तो वो पैसा पहले वो अलग कर देते हैं। और अगर मान लो उनको लग रहा है कोई बोनस मिलने वाला है तो पहले से ही जाके कोई गाड़ी वगैरह नहीं बुक कर लेंगे। मान लो उनको कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए बोनस मिलने वाला है, ऐसा कंपनी ने अनाउंस किया है, तो क्या पहले से ही गाड़ी जाके बुक कर लेते हैं क्या? नहीं। जब तक वो पैसा आ नहीं जाए तब तक हम लोग गाड़ी नहीं बुक करेंगे, हॉलीडे बुक नहीं करेंगे, हॉलीडे प्लान नहीं करेंगे। तो हमारे इंडियंस का पैसे को लेकर कुछ ऐसा ही रिलेशन है। जब तक हमारे पास पैसा आ नहीं जाता है तब तक हम लोग उसको मानते नहीं कि हमारा इनकम हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी लगता है डाउट कि खर्च होने वाला है तो उसका हिसाब हम लोग पहले से लगा लेते हैं। हाँ, इतना खर्चा साइड कर दो, खर्चा हुआ तो ठीक है, साइड किया हुआ है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वापस से इनकम में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं, इकोनॉमिस्ट को अच्छा लगे ना लगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल इकोनॉमिस्ट, बुरा मत मानिए। तो एग्जाम्पल है सामने, देखते हैं। मिस्टर एक्स परचेज अ पीस ऑफ लैंड इन 1995 पेइंग 2000 में मिस्टर एक्स ने एक लैंड खरीदा
1995 में करंट मार्केट वैल्यू उसका 1,02,000, मार्केट वैल्यू का डेट है 2020, 1995 में 2000 था, 2020 यानी कि 25 साल बाद उसका वैल्यू हो गया 1,02,000। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड at 2000 following cost concept and ignoring 1 lakh value increase since it is not realized? If it does so, the financial position would be. अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए? लैंड को 2000 में दिखाना चाहिए या 1,02,000 में दिखाना चाहिए? अगर वो 2000 में दिखाता है तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट में। अगर 1,02,000 में दिखाता है तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। तो देखो, अगर वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है तो उसका बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिखाई देगा। लैंड 2000, कैपिटल 2000, हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट। और अगर वो, ये कुछ अच्छा लग रहा है क्या? देखो ना बैलेंस शीट में, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में अगर लैंड, देखो जितने में खरीदा था लैंड उतने में उसको दिखाया 2000 में। 2020 में भी क्या 2000 का वैल्यू उसका लैंड का, 1,02,000 वैल्यू हो चुका है। तो ये बैलेंस शीट कैसा लग रहा है देखने में? अच्छा लग रहा है ना? गलत लग रहा है। और ये देखो, यहाँ पे लैंड दिखाया है 1,02,000 और यहाँ पे दिखाया है कैपिटल अनरियलाइज्ड गेन। एक साथ कैसे लिख दिया? ये अनरियलाइज्ड गेन जो है ना, ये यहाँ होगा अनरियलाइज्ड गेन। गेन का मतलब होता है एक तरह का इनकम। तो ये 2000 का हो गया कैपिटल और 1,00,000 रुपया का अनरियलाइज्ड गेन। मतलब अभी तो लैंड बिका नहीं है तो वो 1,00,000 रुपया आया नहीं है, लेकिन उसका मार्केट में वैल्यू हो चुका है 1,02,000। तो 2000 जो था वो 1,00,000 हमने 2000 कर दिया लैंड का वैल्यू, तो 1,00,000 रुपये का हमने दिखा दिया कि ये प्रॉफिट हमको होने वाला है भैया, अनरियलाइज्ड गेन है ये, अभी हुआ नहीं है। और कैपिटल में हम लोगों ने 2000 दिखा दिया। तो आज के डेट में ना हम लोग कुछ इसी तरह का बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनकम जब तक रियलाइज ना हो तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर ये अनरियलाइज गेन कैसे रिकॉर्ड हो गया 1,00,000? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है ऐसा कि जब तक रियलाइज ना हो तब तक रिकॉर्ड मत करो। लेकिन जो अकाउंट्स में हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एसेट को वैल्यू करने के लिए, उसमें एक कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन का। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं कि समय समय पर एसेट का रिवैल्यूएशन करते रहते हैं। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हम लोग को एक्चुअल में एसेट का मार्केट वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो बिजनेस का ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर 20 साल पहले का ही वैल्यू दिखाओगे तो आपको आज के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग एसेट को रीवैल्यू कर लेते हैं। नाउ अ डेज द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हैज़ बिकम अ वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। देखो यहाँ लिखा हुआ है, आजकल एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है और ये वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, मैंने सभी लोग करते हैं। व्हेन द चेंज इन वैल्यू इज ऑफ परमानेंट नेचर, अगर कोई चेंज परमानेंट नेचर का है और उसमें वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, भले ही वो रियलाइज ना हुआ हो। मतलब क्या समझ में आया? कि अगर, पहली बात मैंने क्या बोली थी कि अगर इनकम रियलाइज नहीं हुआ है तो उसको रिकॉर्ड मत करो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई इनकम रियलाइज नहीं हुआ है लेकिन चेंज परमानेंट नेचर का है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर ऐसे कोई इनकम है वो रियलाइज नहीं हुआ है तो उसको रिकॉर्ड मत करो। लेकिन कोई एसेट का वैल्यू परमानेंट नेचर का है और वो चेंज हो चुका है, बढ़ चुका है, परमानेंटली बढ़ चुका है और आपको लग रहा है कि अब वापस वो गिरने वाला नहीं है, तो आप तो अश्योर हो कि जब भी बिकेगा तो इतने में तो कम से कम बिकेगा ही, इससे नीचे नहीं बिकेगा। मतलब उसके वैल्यू में परमानेंट चेंज आ चुका है। इसीलिए उस केस में हम लोग अनरियलाइज्ड गेन को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर? यस सर। चलिए, अब आ जाते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जो हम लोग यूनिट 1 जब पढ़ रहे थे तो डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे थे ना हम लोग, जो रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, तो उसमें डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। दो एस्पेक्ट को, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो वही है ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे
या इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें दो एस्पेक्ट आएगा, दोनों की रिकॉर्डिंग होगी। उसी को हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसमें एक चीज बढ़ता है और एक चीज घटता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सैलरी दिया अपने बिजनेस में, ठीक, तो यहाँ दो एस्पेक्ट आया, एक सैलरी, दूसरा कैश। सैलरी क्या है? आपका खर्चा है बिजनेस का। कैश क्या है? आपका एसेट है बिजनेस का। तो एक चीज बढ़ा, आपका खर्चा बढ़ गया, सैलरी पे किया आपने, एंट्री पास होता है सैलरी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी क्या हो गया? बढ़ गया। सैलरी क्या हुआ? बढ़ गया। सैलरी का खर्चा बढ़ गया। और कैश क्या हो गया आपके बिजनेस से? कम गया। सैलरी जब आप पे करते हैं बिजनेस में तो सैलरी क्या होता है? बढ़ जाता है और कैश कम हो जाता है। किसी को हम सैलरी देंगे तो मेरा कैश तो कम होगा ना, और सैलरी का खर्चा बढ़ जाएगा। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में एक चीज बढ़ेगा और एक चीज घटेगा, ये चीज याद रखो, ठीक है। एक ये जनरल रूल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जनरली क्या होगा, किसी ट्रांजैक्शन में एक चीज बढ़ेगा और एक चीज घटेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही चीज बढ़े, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज ही घटे। हाँ, ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, और ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज बढ़े और एक चीज घटे, जो मैंने ये तो बता ही दिया आपको। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट, फर्स्ट केस में क्या होगा, इट इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अदर एसेट। एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट बढ़ेगा और दूसरा एसेट घटेगा, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होगा, एक एसेट बढ़ेगा और एक लायबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ देखो, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, और एक यहाँ बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है। एक भी, पहला ही बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही एसेट है, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट घट रहा है। इसमें एक एसेट बढ़ रहा है और एक लायबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा। इसका एग्जांपल देता हूँ। वन एसेट इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अदर एसेट। ऐसा क्या ट्रांजैक्शन है जिसमें एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट घटेगा? एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो आपके बिजनेस का कोई मशीन है, आपने उसको बेच दिया, ठीक है। मशीन है 1,00,000 रुपए का, आपने बेच दिया। तो मशीन क्या है? एसेट है। आपने बेचा तो आपके पास क्या आया? कैश, वो भी एसेट है। तो इस केस में क्या हो गया, एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट घटेगा। मशीन आप बेचेंगे तो वो घट जाएगा, मशीन चला गया आपके बिजनेस से, और कैश आपके पास आ गया, वो एसेट बढ़ गया। तो वो एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठता है कि जब मशीन आपने बेचा तो एंट्री आपकी हो गई कैश डेबिट, कैश आ गया टू मशीन, मशीन को शॉर्ट में एमसी लिख रहा हूँ अभी। तो इसमें क्या हो गया, कैश प्लस हो गया और मशीन माइनस हो गया। एक चीज बढ़ा, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट घटा, दोनों ही क्या है? एसेट है, ठीक है। ये पहला समझ में आ गया। मशीन को बेचा हमने तो एक एसेट बढ़ा और एक एसेट घट गया, तो ये पहले केस में हो गया। दो एस्पेक्ट लेकिन रिकॉर्ड होंगे हमेशा, ध्यान रखना। एक बढ़ेगा, एक घटेगा, या दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा, ठीक है। दोनों में से एक एसेट एक लायबिलिटी होगा, या दोनों एसेट हो सकता है, या दोनों लायबिलिटी हो सकता है। जैसे यहाँ पे दोनों एसेट है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया, मिटा देते हैं। दूसरा केस क्या बोला, इट इंक्रीजेज एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज लायबिलिटी। एक एसेट इंक्रीज होता है और एक लायबिलिटी भी इंक्रीज होता है। जैसे बिजनेस में अगर कोई कैश आप डालते हो, पैसा लगाया आपने बिजनेस में, या छोड़ दो,
आपने लोन लिया किसी बैंक से, ठीक है, तो आपके पास क्या आया, कैश आया, तो कैश आपका क्या एसेट, और आपने लोन लिया बैंक से तो वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको चुकाना पड़ेगा। तो इस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट है, एक कैश, दूसरा लोन। कैश क्या है, एसेट है, और लोन क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट भी बढ़ा, कैश आया, और आपका लाइबिलिटी भी बढ़ा, लोन आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश एसेट इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटी लोन, LOAN लोन, ये भी बढ़ गया। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में जहाँ लोन लिया जाता है, कैश भी आता है, कैश एसेट में बढ़ जाता है, और लाइबिलिटी में लोन भी बढ़ जाता है। तो कैश क्या हो गया हमारा, एसेट, और लोन क्या हो गया हमारा, लाइबिलिटी। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सर हम लोग को समझाते थे, लाइबिलिटी तो बहुत इजी है, लाइबिलिटी, बिल्ली चाय लेके आई, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मजाक में बोलते थे। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए। पहले में मैंने क्या बताया था, मशीनरी बेचा तो कैश आया, एसेट बढ़ा, मशीनरी गया। इसमें लोन लिया, कैश एसेट बढ़ा और लोन भी बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गया। तीसरे में बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है, इट डिक्रीजेज वन एसेट इंक्रीजेज अनदर एसेट। एक एसेट घट रहा है, दूसरा एसेट बढ़ रहा है। ये पहला ही वाला का एग्जांपल है, इंक्रीज वन एसेट डिक्रीज अदर एसेट। तो ये थर्ड वाला जो है फर्स्ट वाले का ही एग्जांपल है। तो इसमें मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, वन के तरह ही है। चौथे में, इट डिक्रीजेज वन एसेट डिक्रीजेज अ लाइबिलिटी। एक एसेट घट रहा है और दूसरा लाइबिलिटी भी घट रहा है।